नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अजीत। उत्तराखंड में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। साल दर साल लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता रहा है और इसी तरह चौथी विधानसभा के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। तमाम अहम खबरें, शुरुआत में हेडलाइंस। उत्तराखंड में पिछले चुनाव के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, 69 सीटों पर 68% मतदान। यूपी में दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग, 11 जिलों की 67 सीटों पर 65.5% मतदान। अमरोहा में 69%, जबकि लखीमपुर में 66.37% मतदान। लखनऊ में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव का सीएम अखिलेश पर अटैक, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पर अखिलेश सरकार को घेरा, यूपी में पीड़ितों को नहीं मिल रहा है न्याय। समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला की हत्या कर दी गई और वो विधायक महोदय समाजवादी पार्टी के चुनाव से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ में अपर्णा यादव के समर्थन में डिंपल यादव ने की चुनावी रैली, अपर्णा यादव के लिए मांगे वोट। लखनऊ कैंट से एसपी प्रत्याशी हैं अपर्णा यादव। संभल में आपसी कहासुनी में बीजेपी और एसपी समर्थकों के बीच फायरिंग, वोट डालने गए एक शख्स को लगी गोली, हालत गंभीर। लखनऊ में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब, पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। हाथरस में भी 86 पेटी शराब बरामद। और नोएडा में सेक्टर 2 स्थित वेब वर्क कंपनी सीज, लाइक के नाम पर करीब 500 करोड़ की ठगी का है आरोप। कंपनी के 4 खाते भी सीज किए गए। उत्तराखंड में आज बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य की 70 सीटों में से 69 सीटों पर आज वोट डाले गए, जिसमें शाम 5 बजे तक जो आंकड़े 68% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जिलेवार अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो शाम 5 बजे तक पौड़ी में 60%, टिहरी में 60%, उत्तरकाशी में 73%, रुद्रप्रयाग में 63%, अल्मोड़ा में 52%, उधम सिंह नगर में 70%, नैनीताल में 70%, हरिद्वार में 65%, पिथौरागढ़ में 60%, तो चमोली में 61%, बागेश्वर में 62%, तो चंपावत में 62% और देहरादून में 67% वोटिंग की खबर है। Record turnout, highest ever. At 5 p.m. the percentage of turnout was 68%, and in many number of polling stations still long queues of voters were there to cast their vote. So it is likely to go up by another couple of percentage. The highest ever was in previous assembly election 2012, which is 67.22, and in 2014 parliament election it was 62.15. It is a very good record for us because in the past general elections also we've never had repos, and all our machines also worked properly. All our employees worked with neutrality. UP के साथ coordination was very good on the border. UP and Uttarakhand border, there was no crossing over, there was no फर्जी voting from the borders. There were a lot of complaints earlier कि चक्राता के लोग विकास नगर में वोट डालते हैं। 2 बार ऐसा कोई केस नहीं आया because we had sealed the area between चक्राता and विकास नगर, so nobody could vote there and come back and vote here. और हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर पवन लालचंद जुड़े हैं देहरादून स्टूडियो से। पवन, जिस तरह से बम्पर वोटिंग की बात कही जा रही है,
क्या ये स्पष्ट बहुमत का संकेत है? क्या हम उम्मीद करें कि 2002 की तरह, भले ही उस समय जो भी पार्टी जीती हो, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस बार किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है? कुल मिलाकर के अजीत ऐसा समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हरिद्वार में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में, इन 4 जिलों में तो 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है, और बाकी तमाम जिलों में अगर अल्मोड़ा को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह भी अच्छी वोटिंग हुई है, 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अल्मोड़ा हरीश रावत का गृह जिला है, लेकिन वहां पे वोटिंग सबसे कम रही है बाकी तमाम जिलों के तुलनात्मक रूप से। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले वैसे मोटे तौर पर देखें तो अजीत तीनों ही जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें शॉर्टेज ऑफ मेजोरिटी हर बार रह गई थी, चाहे कांग्रेस सत्ता में आई हो चाहे बीजेपी आई हो। कांग्रेस को यूकेडी का साथ लेना पड़ा था, बीजेपी को राजेंद्र भंडारी, दिवाकर भट्ट का साथ लेना पड़ा था। उसके बाद पिछली जो कांग्रेस की सरकार जो थी 2012 में जो सरकार बनी थी, 32 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी, तो उसको बाद में उसको 7 पीडीएफ के लोगों का समर्थन लेना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उत्तराखंड का वोटर है अब चाहता है कि उत्तराखंड में बहुत हुआ 16 सालों में स्पष्ट बहुमत की स्थिर सरकार नहीं बन पाने का खामियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता है। राजनीतिक अवसरवादिता बढ़ी है, यही वजह है कि जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जनता स्पष्ट बहुमत की स्थिर सरकार इस बार देवभूमि में देखना चाहती है। जी अजीत जी, आप रहिए हमारे साथ। कुलदीप नेगी हरिद्वार से हमारे संवाददाता है। 11 सीटें हैं हरिद्वार में, 5 बीजेपी ने 2012 में जीती थी। कुलदीप, इस बार क्या कंडीशन है यहाँ हरिद्वार में? हरीश रावत यहाँ की एक सीट से लड़ रहे हैं, कुंवर प्रणव चैंपियन हैं बीजेपी के, जबकि हरीश रावत कांग्रेस के और सीएम कैंडिडेट। क्या हालत है, क्या इस बार वोटिंग का ट्रेंड बता रहा है हरिद्वार में? देखिए, सुबह से ही हरिद्वार जिले की तमाम सीटों पर हमने कहीं ना कहीं रुझान जानने की कोशिश की और हर सीट पर मतदाता भी बढ़ चढ़कर मत का प्रयोग करने के लिए निकला। मेन इशू जो लोगों का था वो विकास एक बड़ा मुद्दा उनका था, एक बड़ा मुद्दा इशू विकास का था, और इसी मुद्दे पर जो मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर बात हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की पहले करें, जहां से कि जिस सीट से मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं स्वामी यतीश्वरानंद, वो भी फाइट दे रहे, उन्हें अच्छे मुकाबले में वो नजर आए। तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी सीटें, रुड़की की सीट की अगर हम बात करें तो रुड़की सीट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी कांटे का मुकाबला है, और सुरेश जैन जो कांग्रेस में बीजेपी से बगावत कर टिकट न मिलने की सूरत में बगावत कर कांग्रेस के टिकट से चुनाव मैदान में थे, वो भी अच्छी फाइट दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी सीटें, इस वक्त भगवानपुर में सीट में हूं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। तो बहुत सी सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन बहुत सी सीटों में बीजेपी और कांग्रेस फाइट में यहां नजर आ रही है। कुछ में बसपा का भी, अमूमन बसपा भी एक दो सीटें यहां से ले जा सकती है। तो कुल मिलाकर 11 सीटें हरिद्वार जिले की, जो कि पिछली बार बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, काफी हद तक ये तय करने वाली ये सीटें रहेंगी कि उत्तराखंड की सत्ता में कौन काबिज होगा। निर्णायक भूमिका इन सीटों की रहने वाली है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस बीच उनका दावा भी आया, उनका कहना है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि देखना होगा कि प्रत्याशियों का भविष्य फिलहाल ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, और जो ठीक है, हम लौटेंगे फिर आपके पास। जिस तरह पवन, ये बताइए कि पलायन की बातें हम अक्सर करते हैं, और कई घर हैं वहां पर लाखों में जहां ताले पड़े हुए हैं, ये बताया जाता है। इसके बावजूद इस तरह की वोटिंग, इसे कैसे देखते हैं आप? जो वोटर है और खास तौर पर जो महिला वोटर है, दरअसल उत्तराखंड की जो रीढ़ अगर किसी को माना जाए, खास तौर पर पहाड़ की रीढ़, तो वो महिलाएं ही हैं जो संघर्ष करती हैं, जंगली जानवरों से सामना करती हैं, जो पहाड़ की दुरूह चुनौतियां हैं उनको रोज चढ़ती है, उनसे पार पाती है, दूर दराज से पानी लाती है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी काम करती है। और वही महिलाएं जब वोटिंग का समय आता है तो बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती हैं। दूसरा बड़ा तबका जो एक्स सर्विसमैन है, जो पूर्व फौजी होते हैं, उनका बड़ा तबका होता है, वो भी वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जब पलायन की पीड़ा है, वो पहाड़ का दर्द है, और वो दर्द राजनीतिक दलों ने कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। कांग्रेस और बीजेपी इस मसले को लेकर के हमाम में बिल्कुल नंगे हैं, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिस नेता को मौका मिला उसने
तराई की और मैदान की सीट की तरफ रुख किया है, वहां अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाशी है। ये जो विधानसभा का चुनाव 2017 का भी हुआ है, इसमें भी कई दिग्गजों ने पहाड़ छोड़ के मैदान में शरण ली है। तो पहाड़ में पलायन दर्द है, लेकिन वोटर जो है वो बढ़ चढ़ के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। हर बार पहाड़ पे अच्छी वोटिंग देखने को मिलती है। जी ठीक है, हम चलते हैं काशीपुर, उधम सिंह नगर का एक हिस्सा, जहां पर संदीप गोसाई हमारे संवाददाता हैं। 9 सीटें हैं यहां से विधानसभा की। ये बताइए, यशपाल आर्य हैं यहां से, इसके अलावा हरीश रावत भी, दूसरी जो सीट है किच्छा की, वो भी उधम सिंह नगर में है। आप काशीपुर में इस वक्त क्या वोटिंग का ट्रेंड कहता है इस पूरे उधम सिंह नगर को अगर मिलाकर देखें? संदीप। देखिए जी, वोटिंग का ट्रेंड निश्चित तौर पर बड़ा है और पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार वोटिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्ता विरोधी लहर है। इसका 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं, या तो ये सत्ता विरोधी लहर है या ये विधायक विरोधी लहर है। सीट टू सीट मार्किंग होती है उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में। 60% से ज्यादा विधायक हारते हैं, 80% से ज्यादा मंत्री हारते हैं। ये पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़े तस्दीक इसकी करते हैं, गवाही देते हैं। इस बार क्या आंकड़े बदल जाएंगे, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? जो वोटिंग परसेंट के रिकॉर्ड है वो टूट चुके हैं। दूसरी तरफ अगर पूरे कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों की बात करें और तमाम दिग्गजों की बात करें, तो यहाँ से विजय बहुगुणा की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि उनके पुत्र साकेत सौरभ बहुगुणा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से प्रकाश पंत की साख दांव पर है, जो बीजेपी के दिग्गज नेता है। यहाँ से जो अजय भट्ट है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, उनकी साख रानीखेत विधानसभा सीट से दांव पर है। यहाँ से हल्द्वानी जो विधानसभा सीट है, वहां से इंदिरा हृदय की साख प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ से यशपाल आर्य जो बीजेपी में अभी गए हैं, जुमे 4 दिन हुए एक तरीके से कहा जाए तो, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या बीजेपी इनको स्वीकार करेगी? क्या आम जनता उनको स्वीकार करेगी, जो पुत्र मोह के कारण? अभी कुछ देर पहले हमसे उनसे बात करी, उन्होंने साफ कहा कि क्या हरीश रावत को पुत्र मोह नहीं है? अगर मुझे है तो, अगर मैंने पुत्र मोह के, अब देखना है कि क्या वोटर ने क्या फैसला किया है, ये निकल के आएगा काउंटिंग के दिन। आप बने रहे हमारे साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है। हरीश रावत से खास बात की हमारे संवाददाता मयंक राय ने, देखिए। सर, पहले तो मतदान को कैसे देखते हैं? मतदान में उत्साह है लोगों में, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग हमको बहुत अच्छा बहुमत देने जा रहे हैं। लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है सर, लेकिन ये चुनाव आपके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि सामने बहुत बड़ी सेना खड़ी है। देखिए, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। हाँ, मैं वैसी जो है, बड़े छोटे कुछ नहीं होते। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है या ऊपर वाला परमात्मा है। तो मैं परमात्मा और जनता दोनों का धन्यवादी हूं कि उन्होंने जो है हमेशा निर्णायक क्षणों में साथ दिया है, और आज भी उत्तराखंड, मुझे पूरा भरोसा है, इस निर्णायक क्षण में मेरा साथ देगा। और मैं उत्तराखंड को 5 साल बहुत बेहतर गवर्नमेंट दूंगा, बहुत अच्छी गवर्नमेंट दूंगा, उनकी सोच से आगे की गवर्नमेंट। यानी आप आश्वासन की सरकार आपकी आ रही है? पक्का आ रही है सर। नॉर्मली आप जो पूजा पाठ करते हैं, आप पीले रंग का टीका लगाते हैं, आज पहली बार काला टीका देखने को मिल रहा है। नहीं, पीले नहीं, यही लगा रखा है, वो लगा रखा है। लेकिन ये काला आज पंडित जी ने कहा मुझसे, तुम लगा के जाओ, कहीं ऐसा ना हो किसी पत्रकार तुमको मिलेंगे, किसी की नजर न लग जाए, तो इसलिए जो है। चुनावी समय में सर आपका हेलीकॉप्टर चेक हुआ, कल आपकी गाड़ी 2-2, 3-3 बार चेक हुई, क्या बात है? कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरा घर भी चेक करो। कह रहा हूँ चुनाव आयोग जो है एक परमानेंट टीम रख लेने मेरे जांच के लिए। लेकिन एक चीज है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पद है, और जब मेरी हेलीकॉप्टर की जांच होती है, मेरी गाड़ियों की जांच होती है, हो बिल्कुल हो, और मैं स्वागत करता हूँ जांच का, और मुझे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी ये दायरे में आने चाहिए। पूरी उम्मीद है कि दोबारा से कांग्रेस जो है सत्ता में वापस आएगी। कैमरामैन प्रमोद सिंह बिस्ट के साथ में मयंक राय, इंडिया 24/7, देहरादून। और चलते हैं देहरादून स्टूडियो पवन लालचंद के पास। पवन, हर पार्टी के नेता इस तरह के दावा करते हैं, लेकिन हरीश रावत के इस दावे में आपको कितना दम नजर आता है? साथ ही ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने हरीश बनाम ऑल कर दिया था, और बीजेपी के जिस तरह से डिसीजन होते हैं, इससे लगता है कि सब कुछ आला कमान यानी ऊपर से केंद्र से तय होके आएगा, जबकि उससे उलट
हरीश रावत स्थानीय मुद्दों को तरजीह देते रहे और खुद की छवि भी स्थानीय मुद्दे के तौर पर हरीश रावत यानी स्थानीय इस तरह का उन्होंने बना लिया। कितना यह मुद्दा काम किया यहां पर और हरीश रावत के दावे में आपको कितना दम नजर आता है? देखिए अजीत, उत्तराखंड के इस बार के इस चुनावी दंगल में कांग्रेस और बीजेपी की जो वर्किंग स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज हुआ। एक परिपाटी कांग्रेस की राजनीतिक परिपाटी रही है कि वो जो अपना 10 जनपद है, दिल्ली दरबार है, गांधी नेहरू परिवार है, उसको तवज्जो देते हैं, रिमोट कंट्रोल वहां रहता है और जो उनके छत्रप होते हैं वो उनके मातहत काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में स्ट्रेटजी बदली। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को आगे किया तो उत्तराखंड में हरीश रावत को एक तरह से फ्रंट पे खेलने का मौका दिया। जबकि बीजेपी में जो काडर आधारित पार्टी है और स्टेट लीडरशिप को बड़ा तवज्जो मिलता रहा, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी लीडरशिप में जो स्टेट लीडरशिप है, चाहे वो सांसद खंडूड़ी हो, कोश्यारी हो, निशंक हो, जो तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता कल तक माने जाते रहे थे, उनको एक तरह से अंडर प्ले किया और प्रधानमंत्री मोदी को आगे किया और पूरा जो चुनाव था वो मोदी वर्सेस हरदा में तब्दील हो गया। यही वजह है कि हरीश रावत ने भी काफी चुनाव का एक तरह से मौके को बुनाने की कोशिश करी। लेकिन जहां तक हरीश रावत का दावा है, देखिए राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके अपने दावे हैं, लेकिन असल किस्मत तो अब ईवीएम में बंद हो गई है। देखना दिलचस्प होगा। हरीश रावत ने अपने स्तर पर अच्छी फाइट देने की कोशिश की है और बीजेपी ने भी आक्रामक रणनीति अपनाई है, लेकिन नतीजा तो जनता जनार्दन। बिल्कुल। पवन, ये बताइए कि यहां जो चुनाव में मुद्दा बना, भ्रष्टाचार, पलायन, स्थानीय यानी पहाड़ के विकास का मुद्दा, स्थानीय विकास का मुद्दा जो कहा जाता है, इस पर बातें शुरू में हुई थी, लेकिन क्या यह मुद्दा बना और नहीं बना तो क्यों नहीं बना? देखिए अजीत, हमें समझना होगा राजनीतिक विडंबना है। गैरसैंण को लेकर के जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश में जब कांग्रेस में उनके अंदरूनी राजनीतिक दबाव बढ़ने लगे तो विजय बहुगुणा ने गैरसैंण का दाव खेला। उसके बाद जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने तो हरीश रावत ने भी जो तमाम अपने राजनीतिक प्रेशर कम करने के लिए गैरसैंण के मसले को आगे पुश किया। लेकिन जब चुनाव आया तो हरीश रावत भी मैदान से आ गए, बहुगुणा क्या बीजेपी के तमाम दिग्गज हरक वो सब भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आ गए। तो जो पहाड़ के जो रिवर्स प्लान का मुद्दा है वो मैनिफेस्टो का एक तरह से एक जो मैनिफेस्टो होता है उसमें वो जरूर रहता है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, लेकिन असल में लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज दोनों फेल रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संदीप गोसाई जुड़े, कुलदीप नेगी जुड़े और पवन लालचंद हमारे रेजिडेंट एडिटर, आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पहाड़ पर भारी पड़ा है मैदान और इस तरह से अब जो वोटिंग ट्रेंड रहा है इसके बाद रिजल्ट का सबको इंतजार है, लेकिन बम्पर वोटिंग बहुत कुछ कहती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे आपसे।